नमस्कार, उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है और मैं हूँ आदित्य राजपूत। पेट्रोल की बात की जाए या डीजल की बात की जाए तो दोनों के प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है बढ़ रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने, आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्यामलाल जी, जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल की डिमांड्स को लेकर? मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक साइन है जी कि धरना प्रदर्शन करना, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करना जो है वो उचित नहीं होता। जहाँ तक आपने डीजल की और पेट्रोल की बात की है, वो आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ वो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। और ये आज से नहीं, इवन कांग्रेस पार्टी की जब वहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट थी तो तब से ये पॉलिसी जो है वो फ्रेम हुई है। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस समय हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से जो है वो भारतवर्ष और पूरी विश्व जो है वो उससे जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत प्राइस में एक्सेलेशन होती है तो वो मुल्क के हित के लिए ही हो रही है, क्योंकि हम कोई इतना सरमायादार मुल्क नहीं है हमारा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, इसके साथ भी भारत की सरकार किस तरह से जूझ रही है। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो वो तमाम पैरामीटर्स जो हैं रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड के कंट्री हैं उनसे बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मुल्क को चलाने के लिए इकानमी की ज़रूरत होती है। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें गिव एंड टेक भी करना पड़े तो मुझे लगता है उसके लिए भारत की जनता जनार्दन जो है वो ये सोच रखती है। सर, आपने कहा इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर जो है पेट्रोल या डीजल की बात की जाए तो रेट्स जो हैं काफ़ी कम हैं। लेकिन यहीं पे अगर भारत की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो रोज़ प्रतिदिन जो है रेट्स हाई हो रहे हैं। देखिए, इसमें सिर्फ हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जुम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूँ। जो एक्साइज ड्यूटी या दूसरी इन चीज़ों से आती है, जो प्राइस एक्सेलेशन है, तो अगर कांग्रेस पार्टी इतनी हतेशी है, मैं अदरवाइज़ वो नहीं लूँगा, तो वो जितने भी उनके अपने राज्य हैं जिनमें उनकी सरकारें हैं, आप वहाँ पे देखिए, हमारे नियर बाई पंजाब है उसको देख लो, राजस्थान को देख लो, छत्तीसगढ़ को देख लो। तो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, पहले वो इस किस्म का कोई नमूना जो है वो मॉडल दें और फिर भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो तेल से आने वाली आय है उसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं सरकारों को जो है इस समय की जो एक विपरीत परिस्थितियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, वो सपोर्ट सप्लीमेंट कर रही हैं। तो सर, जिस टाइम पे कांग्रेस थी उस टाइम पे अगर रेट्स हाई होते थे तो बीजेपी जो है रोडों पर उतरती थी, प्रोटेस्ट करती थी। तो अपोजिशन का तो यही रोल होता है, गवर्नमेंट को ऑन टो रखना। मैंने कहा है ना, हेल्दी डेमोक्रेसी की जो है वो वही एक खूबसूरती है। तो हमारा काम, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम सरकार को ऑन टो रखें और जो पब्लिक रिलेटेड इशू हैं उससे सचेत करें। वो हम अपनी ड्यूटी जो थी वो कॉन्शियसली परफॉर्म करते थे। डेमोक्रेसी का तो यहाँ कोई मार्शल लॉ तो है नहीं, या चाइना जैसी हुकूमत तो नहीं है। तो यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस समय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से सर, तीन महीने से सब कुछ बंद था, गाड़ियाँ घरों के बाहर थी। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो भी 2 महीने से या 3 महीने से गाड़ियाँ खड़ी थी उनकी। फाइनेंस की बात की जाए, कुछ भी वो दे नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जबकि ट्रांसपोर्ट रोडों पर था, पेट्रोल और डीजल भी बढ़ा दिया गया, तो किस तरह से एक आम आदमी गुजारा करेगा? देखिए, मैंने कहा है ना कि एक बहुत मुश्किल वक्त है जी। तो सरकार को सोचना पूरी सरकार सोच रही है ना। आप देखिएगा कि आप कम से कम 9 महीने का राशन, फ्री राशन जो है अप टू नवंबर तक जो है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना कोई आसान काम नहीं है। और हम कोई इतना, हमारा हिंदुस्तान जो है वो इतना वेल्थ वाला कंट्री नहीं है, इतना सरमाया हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार की प्रायोरिटी है कि स्टार्वेशन से, भूख से कोई आदमी नहीं मरे। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को जानकारी भी है, आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, सोशल मीडिया है, बाकी चीज़ें हैं,
गूगल पे सर्च मारें, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है 40 करोड़ लोग जो हैं वो रोज की कमाई से जीवन यापन करते हैं। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट 100 दिन से ऊपर हो गया है, कोई भूख से यहाँ इस किस्म की कैजुअलिटी नहीं हुई। और जितनी महामारी बाकी कंट्री में और जिनकी इकॉनमी जो है हमसे 20 टाइम मोर है, वो भी धराशायी हो गए हैं। तो कम से कम सरकार की जो ये इस किस्म की पहल है कि हमने यहाँ पे कोई भूख से नहीं मरे हिंदुस्तान में, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना, ये नहीं हम कहते कि सरकार कोई घर से दे रही है, इसी खजाने से दे रही है जो इनकम जनरेशन होती है, जिसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, कि ये कोई छोटा। और उसके साथ साथ 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत की अगर आप बात करेंगे, आप देखिएगा 2-2 हज़ार 6,000 रुपया जो है वो किसानों के खाते में भी आ रहा है ना। डबल आप लोगों ने बुजुर्गों की, विधवा की, जो दिव्यांग लोग थे उनकी पेंशन की 1,000 उनको भी आ रहा है। तो जनधन योजना में अगर आप देखेंगे तो 500-500 रुपया और 1,000 रुपया जो है वो सबकी अकाउंट में आया है। 8 लाख के करीब जो है वो फ्री सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो हैं वो JNK स्टेट में आए हैं, जिसकी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1.25 करोड़ के आसपास है। तो रेस्ट ऑफ द यूपी, बिहार कितनी बड़ी 25-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उस पर तो खर्चा आ रहा है और वो लोगों पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे छोटे व्यवसाय वाले जो लोग हैं उनके लिए, रेडी फड़ी वालों के लिए 10,000। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सेक्शन जो है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी शुरू हो गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये नहीं हम कहते कि हम अपने पैसे से करवा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये लोगों से जो इनकम जनरेशन होती है उसी से। लेकिन आप देखो कि कितना सशक्त लीडरशिप है और उनका विज़न देखिएगा कि पूरे लोग जो हैं, पूरी दुनिया जो है वो उसके साथ जुड़ रही है। और हमारी लीडरशिप ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी जो कैबिनेट की टीम है, उन्होंने उसमें से आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सर, SRO 202 की बात की जाए या फिर SRO 224 की बात की जाए, या SRO 202 को रिवोक किया गया, यूथ खुश रहा, लेकिन अब SRO 24 जो है वो दे दिया, कहीं ना कहीं यूथ खुश नहीं है। नहीं, वो दिया नहीं है, वो पहले ही था जी, लेकिन उस पर जो एक्शन हुआ जी, ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था जी, वो जो लोग एंगेज किए गए थे हमारे पैरामेडिक्स के, उन लोगों को ये कंडीशन वहाँ पे उस पर लिखी हुई है जब उन्होंने अप्लाई किया था कि जब हम परमानेंट रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप लोगों को डिसएंगेज करेंगे। सर, SRO 202 की बात की जाए तो उसमें भी वही प्रोबेशन पीरियड था, लेकिन SRO 24 की बात की जाए उसमें वही प्रोबेशन पीरियड है। मैं आपको लोगों को एक गुजारिश करूंगा कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। SRO 202 जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। 24 जो है ये एक परमानेंट फीचर नहीं है, ये टेम्परेरी था। उसमें से जो हमारे रूरल बैकग्राउंड में जो हमारे हेल्थ के इंस्टीट्यूशन आए, जिनको हम मेडिकल कॉलेज रूरल इसको कहते हैं, उसके लिए प्रावधान किया गया था और वो प्योरली ऑन टेम्परेरी था, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। SRO 202 में है, मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ आपका भी, SRO 202 में प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट हुई थी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वो की थी। इनको तो जो है वो डिपार्टमेंट ने जो है वो एंगेज किया था और वो एक प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस था। हाँ, इस समय जो था हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को और थिक करने की ज़रूरत थी, ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। उस जो फैसला है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और मैंने ये कहा भी है कि इस समय ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। हमें ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, तो जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो 1:8 का है। 8 बेड पे 1 नर्स होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा जो हमारी बच्चियाँ थी वो नर्स भी, जनरल नर्सेस थी, BSc नर्सिंग की बच्चियाँ थी और पैरामेडिक्स के लोग थे, उनको एंगेज किया था। लेकिन उसमें जो जब उनको एंगेज किया है तो जो नोटिस था जिसके थ्रू उनको SRO 24 इज टेम्परेरी। सर, यहीं पे अगर बात की जाए बीजेपी की, अगर कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा नेता जो है बीजेपी को क्विट करता है तो उस पर FIR लगाई जाती है, या फिर PSA लगा दिया जाता है, या फिर कोई कंप्लेंट जो है उसके खिलाफ लगा दी जाती है, या फिर अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो उस पर ये कार्रवाई नहीं की जाती। बताइए, मसलन आपने ये कहा है कि कोई पार्टी छोड़ता है
तो उस पर FIR लगाई जाती है। बताइए किस पे लगाएगी? आपके सामने ही है। नहीं, मुझे बताए ना, आपको कोई लाल सिंह पे जो FIR लगाई गई है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, सेंटर में तो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की। और जहां आप ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो हमारी वर्ल्ड लेवल की और हिंदुस्तान का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है CBI। और अगर वो इंक्वायरी के लिए, अगर अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सारा कुछ हुआ है, तो अगर लाल सिंह जी बिल्कुल साफ शफा होंगे तो अच्छी बात है। ये रोज़ के जो किंतु परंतु पॉलिटिकल लोगों पे लगते हैं कि ये कर गए, वो कर गए, दूसरा कर गए, ये सारी चीज़ें हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसको हम इशू आउट ऑफ इशू क्यों बनाएं? ये तो उस CBI की इंस्टीट्यूशन मतलब पे कहीं ना कहीं ये है कि अगर बीजेपी में रहोगे तो ठीक रहोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे जहां भी इरेगुलरिटी हुई होगी वो उन पे तो केस ये बड़ा पुराना चल रहा था, ये गुलाम नबी आज़ाद के टाइम की है। वो इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड एंड बाकी चीज़ें जो हैं, ये आज की बात नहीं है। उस समय तो यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और लाल सिंह जी उस समय पार्लियामेंट मेंबर थे। उस समय भी उस लैंड से उनको डिस्पोजेस किया गया था। आज वो बाहर है या अंदर है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बड़ा स्टेट बोलता हूँ, मैं पर्सनलाइज कभी नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस चीज़ का वहाँ पे देख के सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? वो तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो और भी जगह काम कर रही है, उसमें बीजेपी के भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम कोई उसको पिंजरे का तोता बना के और उस तरह से। तो यहाँ स्टेट में तो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से यूथ रोडों पर है, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 4G इंटरनेट की डिमांड को लेकर, आखिर क्या ऐसा है कि मतलब 4G को नहीं खोला जा रहा? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस इशू की जो क्योंकि अब बिल्कुल लॉकडाउन में भी देखें जहाँ आज भी वही सिचुएशन है और ये टेक्नोलॉजी का युग है और हम कह रहे हैं कि आपके घर बैठे हुए जो है वो इन तमाम माध्यम से जो है बच्चों की क्लासेस जो हैं वो चलाई जाएंगी और बच्चे ऑनलाइन होगा सारा कुछ। लेकिन यहाँ जो 4G की बात है ये बहुत सीरियस इशू है और टाइम टू टाइम भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप ने ये जो इशू है गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। 1 साल होने वाला है। हाँ, मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में रोज जो ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट का ये सोच रही है कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। कब करते हैं, कब कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो पार्टी है सेंटर में उसके हम भी एक अदना सा वर्कर हैं और हम हमेशा मेरी लीडरशिप यहाँ के अध्यक्ष हों या दूसरे लोग हों और खसूसन मैं हूँ इसमें, तो हमारा ये इन राइटिंग में भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और पिछले दिनों हमें ये आश्वासन भी दिया गया था कि बहुत जल्द हम जो है यहाँ पे 4G जो है वो रिस्टोर करेंगे। सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है जम्मू को, अब सिटी ऑफ टोल्स कहा जाता है। आप ही के पार्टी के बड़े नेता, उनका बयान आता है कि जिस दिन हमारा CM शपथ लेगा उस दिन हम टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ये मैंने कहा है कि आप मीडिया वाले भी इतना कट एंड पेस्ट, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है कि यहाँ हमारी स्लिप ऑफ टंग होगी या दूसरी चीज़ होगी तो हम उस चीज़ को बार बार ऐसा करके दिखाते हैं। मैं बताता हूँ ना, देखिए हमारे अध्यक्ष जो हैं वो बहुत ही स्पष्टवादी हैं, सीधी बात करते हैं और लोगों के साथ बड़े इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल वो राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति बहुत संवेदनशील जिसको आप कहते हैं वो है। मैं इस तरह से इसको कहूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा कि ये भी मैं अगर कहूँगा कि आप बोल रहे हैं लोग धरने मुजाहरे कर रहे हैं, लोगों का जायज़ है, लेकिन ये पॉलिसी फ्रेम कब हुई थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कब शुरू हुई थी? UPA सरकार में। जब पहला यहाँ पे टोल प्लाजा बना था तो उस समय यहाँ भी किसकी सरकार थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। उस सरकार में मैं भी मंत्री था और जो लोग यहाँ बड़ा शोर मचा रहे हैं वो भी मंत्री थे। तो बनवाला और इवन वहाँ के जो आज विधायक थे पीछे वहाँ से नगरोटा से, वो भी उसके हिस्सा थे।
वो उस समय जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, जी सबसे करीबी थे। लेकिन ये नेशनल पॉलिसी है, पूरे हिंदुस्तान में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और उसके बाद रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जी और क्वालिटी सर्विसेज लोगों को देने के लिए। तो ये इसको हम ये कहें कि ये सिटी ऑफ टेम्पल को हम टोल प्लाजा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और आप देखें हैं, अगर हम क्वालिटी, अभी एक और टोल प्लाजा जो है मैं बता रहा हूँ ना, आप कभी पठानकोट से जलंधर गए हैं जी और पठानकोट से आप चंडीगढ़ गए हैं, 106 किलोमीटर है, जी तो 4 टोल प्लाजा आते हैं, जी आते हैं ना। जी तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना है, वो हाईवे अथॉरिटी जो है, जो हमारी मिनिस्ट्री सरफेस ट्रांसपोर्ट है, तो उनको जाना है। तो मुझे लगता है कि उसमें हमने ये इशू टेकअप किया था। और कल अब ये टोल प्लाजा हटेगा? मैं बताता हूँ ना आपको, उसमें जो चीज़ें हैं उनकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। जी सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इशू आउट ऑफ इशू जो है वो नहीं करना चाहिए। अपोजिशन ने जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है वो रोल अदा करना चाहिए और पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें कब हुई थी। तो आप कह रहे हैं कि इसमें ये हटेगा नहीं, मैं इस तरह से इसको लेता हूँ। कल ही हमारे मतलब आपके बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी हटने की बात मेरे आपके अध्यक्ष ने कहा है ना? मेरे अध्यक्ष ने कहा, आई हैविंग ऑल रिगार्ड फॉर, लेकिन मैं अपने रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जी वो तो तब है जब यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप होगा। जी इस समय तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की और ब्यूरोक्रेट सेटअप है यहाँ पे, जी ठीक है ना। वो उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। जी ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कहाँ से होगा, जी। और फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस अगर क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिलती है, हाँ, उसमें यहाँ की सरकार जो है उसने रिविजिट किया है। एक तो विद इन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर जी जो लोकल लोग हैं उनको आना जाना जो है वो टोल से फ्री होगा। जी नंबर 2, अभी हमने और कहा है कि जो स्टूडेंट हैं जी उनको उससे एग्जम्प्ट करो। जी तीसरा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, बीपीएल जिनको आप कहते हैं, जी। उनको भी उससे एग्जम्प्ट करो। और चौथा, जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी उससे एग्जम्प्ट करो। तो ये मुझे लगता है, एक तो उन्होंने कर दिया 20 किलोमीटर का रेडियस जो होगा, जी तो उनको एग्जम्प्ट कर देंगे। जी वो अखनूर के लोगों को वैसे भी नहीं लगेगा। आगे जो पुंछ जा रहा है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा अफोर्ड कर ही सकते होंगे अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, बात दूसरी। लेकिन जो रोज़मर्रा है कि आप रेडी वाले पे लगाएंगे, टांगा लेके सब्जी पे जा रहा है उस पे जाएंगे, ऑटो पर वो सब्जी लेके अखनूर जा रहा है, जम्मू आ रहा है, तो ये चीज़ें हैं, ये सेक्शन जो हैं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपका कल को सीएम बनता तो ही हट जाएगा टोल? नहीं, मैं ये बात नहीं कहूँगा, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। मेरा डोमेन ही नहीं है, जी मेरी ये बात ही नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि हट जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में है, जी हिंदुस्तान के लिए ये पॉलिसी है। तो अब तो मतलब चाहे आपका सीएम बने या ना बने, ये टोल नहीं हट सकता? ये स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है। जी अब लखनपुर वाला तो हटा ना, जी हटाया, कोई चीज़ नहीं है। स्टेट इज ऑलवेज स्टेट, जी नोबडी इज अबव द स्टेट। तो कल यहाँ पे हमारी सरकार बनती है तो वो कल की बात है। जी आप मेरा इंटरव्यू आज कर रहे हैं, जी तो मैं फ्यूचर की कैसे कर सकता हूँ? जी तो मेरी वो बात नहीं है। मैं प्रेजेंट सिचुएशन पे जो है उसके जो आपने सवाल किया है उसका जवाब दे सकता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्यामलाल जी, जिनके साथ आज हमने कई मुद्दों को लेकर बात की। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि टोल हटेगा कि नहीं हटेगा, या फिर 4G इंटरनेट रिस्टोर होगा या नहीं होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें आप उज्जवल जम्मू के साथ। धन्यवाद।